Hello, friends, how are you? I hope you all are fine. Welcome to my YouTube channel, CA Meenu Sharma. So, today we will continue the topic income from house property. This is part 2. I have already uploaded the part 1 of income from house property where we have discussed about the let out house properties calculations. Okay, friends? So, today we will talk about the self occupied properties, part 2. So, before we move further, please like, share, subscribe, and comment to my YouTube channel. Let's proceed. So, first of all, self occupied properties होता क्या है? As we all know, जो हम अपने खुद के रहने के लिए यूज करते हैं, those properties which are used for on residential purpose, those are called self occupied properties. उनमें से कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी भी हो सकती है विच वी हैव यूज्ड फॉर आवर बिजनेस और प्रोफेशन पर्पस. सो हम आगे डिस्कस करेंगे. सो हेयर यू कैन सी फर्स्ट वन यूज्ड फॉर business or profession. If these kind of properties assessee is using, then that will be categorized under income from business or profession. ऐसी प्रॉपर्टीज को हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कंसीडर नहीं करेंगे. एंड ऑल्सो दैट असेसी विल नॉट गेट एनी डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ रेंट. जो हमें सेक्शन 24 में डिडक्शंस मिल रही है वो भी उसे नहीं मिलेगी. सेकेंड, गिवन टू द एम्प्लॉयज. If an assessee having the properties which are incidental to the business means उसका मेन बिजनेस कुछ और है और उसी के लिए उसने एम्प्लॉयज को वो प्रॉपर्टीज रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दी है, सो दैट विल ऑल्सो कवर्ड अंडर इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन. वो भी हमारे हाउस प्रॉपर्टी के अंडर नहीं आएगी और ना ही उसे रेंट के डिडक्शंस मिल पाएंगे. नेक्स्ट, यूज्ड फॉर ऑन रेजिडेंशियल पर्पस. तो हम आज यही डिस्कस करेंगे जो कि असेसी ने अपने खुद के रहने के लिए यूज की है. सो हेयर वी विल सी up to the assessment year 2019-20 only one property was allowed to used for on residential purpose, and other than one property, if the assessee has having more than one property, then those property are treated as deemed to be let out. Deemed to be let out properties. But from the assessment year 2020-21, government has increased one property to two property. Now we can use two properties for our own residential purpose. Okay, friends? But if the assessee has having more than two properties, then again that will be treated as deemed to be let out property, and इनका calculation, इनका annual value, NAV, gross annual value बिल्कुल उसी तरीके से कंप्यूट होगा जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको पार्ट 1 में दिखाया है. सो नाउ द कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू. हियर अगर सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए प्रॉपर्टीज यूज हो रही है, देन ग्रॉस एनुअल वैल्यू विल बी द नील, म्युनिसिपल टैक्सेस विल बी नील, देन नेट एनुअल वैल्यू विल ऑल्सो कम नील, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन जो हम 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन ले रहे थे ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, दैट विल ऑल्सो बी नील. अभी हमें मिलेगा क्या डिडक्शन? ओनली फॉर द इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल. यस, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि बोरोड कैपिटल कौन सा रहेगा, बट उस पे ही हमें इंटरेस्ट मिलेगा एंड दैट विल बी डिडक्टिबल. तो हम यहाँ कह सकते हैं हमारा नेगेटिव में यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी शो होगा और ये ऑटोमेटिकली हमारा अदर इनकम्स के साथ नेट ऑफ हो जाता है. ओके फ्रेंड्स, सो नाउ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल.
यहाँ पे मैंने 2 कैटेगरी बताया है. फर्स्ट वन इज मैक्सिमम 2 लाख एंड अदर वन इज मैक्सिमम 30,000. तो पहले हम बात करेंगे मैक्सिमम 2 लाख हम कब अवेल कर सकते हैं. देयर आर 3 कंडीशंस टू अवेल दिस 2 लाख लिमिट. फर्स्ट कंडीशन इज capital borrowed on or after 1st April 1999 if the loan is borrowed. For which purpose? Only for the construction and acquisition of the property is taken on or after 1st April 1999. First condition. Second, acquisition and construction should be completed within 5 years. Up to assessment year 16-17 it was 3 years. तो हमें ये ध्यान रखना है जब भी हम कोई प्रॉपर्टी अक्वायर कर रहे हैं या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं देन दैट शुड बी कंप्लीट विद इन 5 years. अदरवाइज हम इसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे. थर्ड कंडीशन, इंटरेस्ट फॉर रीपेमेंट ऑफ ओरिजिनल लोन फॉर एक्विजिशन एंड कंस्ट्रक्शन. अगर हमने कैपिटल बोरो किया है फॉर रीपेमेंट ऑफ द ओरिजिनल लोन, जो कि हमने किसी भी प्रॉपर्टी को अक्वायर करने के लिए या कंस्ट्रक्ट करने के लिए लिया था, उसके लिए हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो वो हमारी आएगी थर्ड कंडीशन. इफ दीज कंडीशंस आर फुलफिल्ड देन ओनली वी कैन क्लेम द डिडक्शन ऑफ 2 लाख. अदर देन दीज केसेस, अगर इन तीनों में से कुछ भी कंडीशन कंप्लाई नहीं हो रहा है, कोई भी कंडीशन इसमें से फुलफिल नहीं हो रहा है, देन वी विल गो हियर मैक्सिमम 30,000. इन दैट केस we can claim only maximum 30,000 and here maximum 2 lakh. So in other case means अगर हमने कैपिटल बोरो किया है ऑन और बिफोर 1st April 1999 देन हम सिर्फ 30,000 का ही डिडक्शन ले पाएंगे. प्लस अगर हमने कैपिटल बोरो किया है फॉर रिपेयर, रिन्यूअल या रिकंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए, तब भी हम सिर्फ 30,000 ही क्लेम कर पाएंगे. ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कितना यहाँ पे इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं. एंड इन द लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, मैंने वहां पे बताया था, एक बार फिर बता रही हूँ, देयर वाज नो लिमिट. लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी में कोई लिमिट नहीं है इंटरेस्ट की. ओके, एंड वन मोर पॉइंट गाइस, जो मैंने पार्ट 1 में आपको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड बताया था, वो एक बार फिर से यहाँ पे फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि बहुत जनों को ये कंफ्यूजन होता है कि ये कैसे रहता है, इसका हम कैसे कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एक्चुअली हम कौन सा पीरियड हम प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में कंसीडर करते हैं. सो लुक एट द डेफिनेशन अगेन. प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, दैट पीरियड विच कमेंसिंग ऑन DOB means date of borrowing and ending on 31st March immediately prior to the date of completion, DOC, date of completion of construction or oblique acquisition or date of repayment of loan, whichever is earlier. So pre-construction period is basically हम कहाँ से कंसिडर करेंगे, स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ बोरोइंग, ओके फ्रेंड, एंड end on 31st March immediately prior to the date of completion of construction. Suppose मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रही हूँ. Suppose your DOB is 1st June 2015. Your DOC date of completion is 1st January 2021. ओके, एंड इसको हम डेट ऑफ कंप्लीशन भी बोल सकते हैं या डेट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है. एंड डेट ऑफ रीपेमेंट, दैट इज सपोज 1st January 2025. Then
प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हम कैलकुलेट करेंगे डेट ऑफ बोरोइंग से। डेट ऑफ कंप्लीशन हमारी है ये 1 जनवरी 2021। इसके लिए 31 मार्च, इस डेट के लिए 31 मार्च रहेगा आपका, 31 मार्च 2020। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने बात करी ना, यहाँ पे एंडिंग ऑन 31 मार्च इमीडिएटली प्रायर टू द डेट ऑफ कंप्लीशन। तो ये हमारी डेट ऑफ कंप्लीशन है। इसके जस्ट पहले जो 31 मार्च आ रहा है वो आएगा हमारा 31 मार्च 2020। ठीक है, और उसने बोला है डेट ऑफ रीपेमेंट। डेट ऑफ रीपेमेंट क्या है? 1 जनवरी 2025। तो यहाँ पे whichever is earlier, this one or this one, we have to compare this or this. So this is earlier 2020, this is the earlier one. So यही मैं बताना चाह रही हूँ। तो पीरियड हमारा यहाँ से लेके स्टार्ट होगा, यहाँ तक एंड होगा। तो ये हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड रहेगा और इसका 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में हम डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे। और वो स्टार्ट कब होगा? वो स्टार्ट होगा इस साल में 1 जनवरी 2021, मीन्स जिस फाइनेंशियल ईयर में आपका कंप्लीशन कंप्लीट हुआ है। सो वी कैन क्लेम हियर ओनली, हम यहाँ से डिडक्शन क्लेम करना स्टार्ट कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं 2021। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ 2021 में हम आप 2021 में आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट होगा और नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए आप ये डिडक्शंस क्लेम कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप सबको समझ आया होगा। एक पॉइंट और है, अगर हमने सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी को कुछ समय के लिए, means I'm not using for my own purpose for the whole year but I'm using only for the part of the year, या मैंने कुछ पार्ट उस प्रॉपर्टी का लेट आउट करके रखा है। सपोज मैंने 12 महीने में, सपोज in the whole year I have not used for my own purpose, in fact I have let out that property for 2 or 3 months, in that case we will not consider it as a self occupied property, that will be considered as a let out property. Okay friends, so I hope आपको समझ में आया होगा। in this way we have completed our income from house property. अगर आपको कुछ भी confusion है फिर भी, then you can ask in the comment box. Till then, thank you so much. And please जाने से पहले don't forget to subscribe my channel. Thank you so much. Bye bye.